लोग देखते हैं श्रम विधान। ये है क्या, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसका सामान्य अर्थ क्या है? तो ऐसा कानून जो श्रमिकों की समस्याओं का समाधान उनकी दशाओं में जो जिस अवस्था में है सुधार उनकी सुरक्षा संरक्षा कल्याण न्याय नियोजन एवं श्रमिक एवं एवं श्रमिक के बीच संबंध को विनियमित करने के लिए राज्य या सरकार द्वारा बनाई गई हो। तो एक ऐसा कानून जो क्या करता है, श्रमिकों के समस्याओं का समाधान करे, उनकी दशाओं में सुधार की बात करे, उनकी सुरक्षा करे, उनकी संरक्षा करे, उनका कल्याण हो, उनको न्याय मिले, उनका नियोजन हो, श्रमिकों के बीच के संबंध को रेगुलेट करे। और ऐसे रेगुलेट करने के लिए राज्य या सरकार जो कानून बनाती है उसको हम लोग कहते हैं सामान्य अर्थों में श्रम विधान। ये श्रम विधान का जो अवधारणा है, इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी व्यापक है, काफी व्यापक अवधारणा है। यह कई सारी विषय वस्तुओं को क्या करती है, अपने अंदर समेटे हुए रखती है। जैसे क्या क्या बात करती है ये, इसकी व्यापकता का इसका बात करते हैं। जैसे कार्य के घंटे, ये भी श्रम विधान। ठीक, बोनस, फिर इसके बाद आपका हो गया मजदूरी, इसके बाद हो गया सुरक्षा, ठीक, इसके बाद नियोजक और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध इत्यादि। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजों को अपने अंदर ये समेटे हुए रखता है। ठीक, तो ये सामान्य अर्थ था। सामान्य अर्थों में कानून जो सरकार बनाए जिससे कुल मिलाजुलाकर श्रमिकों के जितनी भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी समस्याएं या उनकी जो जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनको रेगुलेट करे। और वो उसके लिए सरकार ने जो कानून बनाई है इसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। जैसे कार्य घंटे निर्धारित हो, उसको बोनस मिले, मजदूरी का भुगतान समय पर हो, समस्या की उसकी सुरक्षा हो, नियोजक और श्रमिक के बीच संबंध अच्छे बने रहो, ये सभी इत्यादि आते हैं। इसको लेकर के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर के एन वैद, ये कहते हैं श्रम कानून श्रमिकों के नियोजन या अनियोजन, उनकी सुरक्षा संरक्षा कल्याण इत्यादि से संबंधित बनाए जाते हैं। इसको हम लोग
श्रम विधान कहते हैं। इसका जो फिर, क्योंकि अब वैश्वीकरण, जब वैश्वीकरण हो जाने के बाद अब ये इसमें भी कुछ बदलाव आ गए। ठीक, तो विश्व के अधिकांश देश अब उदारीकरण की नीति अपनाते हैं। भारत भी उदारीकरण की नीति अपना रहा है। फिर निजीकरण की बात, निजीकरण भी हो गया है, और वैश्वीकरण, ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे, हम लोग काफी इकोनॉमी पढ़ चुके हैं। ठीक, एलपीजी रिफॉर्म्स, इसके आने के बाद भी श्रम विधान की जो परिभाषाएं हैं इसमें बदलाव आया है। ठीक, तो क्या क्या बदलाव आया है? तो विश्व के अनेक देश अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को देखते हुए श्रम कानूनों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, विश्व के जितने भी देश हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इन्होंने क्या किया है, अपने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति उसकी जैसी है, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया है, श्रम विधान को स्पष्ट करने का प्रयास किया, एकदम क्लियर कर दिया कि ये है, कोई चीज आपका हिडन कुछ नहीं है कि पर ये कंडीशन अप्लाइड सब कुछ नहीं, एकदम स्पष्ट, ये कुछ, ये हमारा स्पष्ट। तो भारत सरकार ने भी ये जो एलपीजी आने के बाद क्या हो गया, जब सारे देश, विश्व के सारे देशों ने अपने श्रम विधान को स्पष्ट कर दिया, तो भारत भी इससे पीछे नहीं है, भारत ने भी अपने श्रम विधान को स्पष्ट किया। तो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत ने भी इस संदर्भ में कई सारे श्रम कानूनों को पारित किया है। जैसे अगर हम लोग बोल देते हैं कैटेगरी वाइज, संरक्षा संबंधी, भारत ने किसको किसको किया है, तो संरक्षा संबंधी अगर कितने कानून को पास किया है, तो देखिए संरक्षा संबंधी में पहला है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013, ये स्पष्ट है, साफ साफ लिख दिया है। दूसरा है बाल श्रम प्रतिषेध, यानी एकदम बाल श्रम बंद एवं विनिमय अधिनियम 1986। ठीक, ये संरक्षा संबंधी है। इसके बाद अगर और फिर इसके संरक्षा संबंधी में और जाएगा कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948। ठीक, इसके बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तो संरक्षा संबंधी भारत सरकार ने भी ये कुछ कानून पास किए। दूसरा अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा को लेकर, सोशल सिक्योरिटी, इसके संबंधित क्या क्या लॉ है, तो जैसे असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, उपादान संदाय, आप लोग जो पुराने होंगे तो उन लोगों ने पढ़ा होगा उपादान संदाय अधिनियम, अगर नहीं पढ़े तो मैं रिपीट, अभी हम लोग आएंगे इस पे, उसको डिटेल आ जाएंगे, फिर नाम आप लोग याद रखिए। 2008 मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। और आगे बात करें सामाजिक न्याय से संबंधी भारत ने क्या क्या स्पष्ट कर दिया है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात करें तो सबसे पहला लिख दीजिएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। दूसरा बंधुआ मजदूर ये भी 1976 में आया। सामाजिक न्याय के लिए कल्याण संबंधी बात करें, क्या क्या अधिनियम
भारत ने बनाए हैं। तो इसके अंतर्गत है श्रम संघ अधिनियम 1926, अबरख खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1936, औद्योगिक संबंध संबंधी औद्योगिक नियोजन इकाई आदेश, ये सभी कल्याण संबंधी है। तो ये आपका हो गया, क्या था, श्रम कानून, श्रम विधान को लेकर के बात। तो सबसे पहले सामान्य अर्थ से शुरू कीजिएगा, इसको कुछ व्यापकता का बात बता दीजिए। व्यापकता का बात बताने के बाद ये प्रोफेसर के.एन. वैद्य का परिभाषा बता दीजिए। फिर इसके बाद बता दीजिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बाद विश्व के प्रत्येक देशों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर श्रम विधान को स्पष्ट बनाने का प्रयास किया है। स्पष्ट बनाने का मतलब है लिखित, एकदम लिख दिया है, क्लियरली क्या हो गया, रिटर्न है वो। तो भारत भी इससे पीछे नहीं है। तो भारत ने भी श्रम विधान के लिए स्पष्ट कर दिया है, कार्य सुरक्षा संबंधी, सामाजिक सुरक्षा संबंधी, सामाजिक न्याय संबंधी, कल्याण संबंधी सारी चीजों को क्लियर। ठीक, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग थे, तो ये श्रम की परिभाषा समझ लिए, श्रमिक की परिभाषा समझ लिए, श्रम विधान। और हम लोग देखेंगे भारतीय श्रम विधान पर पड़ने वाले कारकों के प्रभाव। हाँ, अब भारत में जो श्रम विधान बने, अब वो कौन कौन फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, भारतीय श्रम विधान का इतिहास पढ़ा था हमने। उसमें बताया था भारतीय श्रम विधान को एक 1919 से पहले औद्योगिक क्रांति और 1919 इस समय के बाद का, इसके बाद 1919 से 1947 और 1947 से अब तक का, इस 3 अवस्थाओं को हम लोगों ने देखा भारतीय श्रम विधान का। कल के कक्षा में हम लोगों ने देखा तो क्या क्या, तो प्रत्येक परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, कौन कौन से कारक आए हैं। तो भारत में क्या था, स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता बाद कई श्रम कानून पारित किया गया। इस अवधि में इस टाइम पीरियड में क्या था, कई सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक तथा पक्षकारों की भूमिका में काफी परिवर्तन हुआ, जो भारतीय, जिसने क्या किया, भारतीय संविधान को भी प्रभावित किया। अतः भारतीय श्रम विधान पर कई आंतरिक एवं बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ा। क्या क्या बाह्य प्रभाव पड़ा है, तो अगर हम लोग इससे पहले की बात करें, 1919 से पहले, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, या सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। हम लोगों ने देखा था उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ा है हम लोग को इस टाइम पीरियड में। क्या क्या टाइम पीरियड है ये, क्योंकि ये स्वतंत्रता का आंदोलन का दौर, ध्यान दीजिएगा। तो क्या किन किन, तो सबसे पहला अगर हम प्रभावों की बात करें तो श्रम आंदोलन। और क्योंकि 1919 में ILO आ गया था अस्तित्व में, और भारत उसका स्थापना हो, जब उस सदस्य देश था, तो उसके नियम पर ही प्रभाव पड़ना था। तो अब इसके अनुसार क्या था, श्रम संघ बनाने का प्रावधान था कि कोई श्रम संघ बना सकता है। तो श्रम आंदोलन का प्रभाव पड़े भारतीय श्रम विधान पर, पहला तो ये। दूसरा प्रभाव की बात करें, एक एक करके देखेंगे पहले किन किन चीजों का प्रभाव पड़ा है, तो फैक्टर्स कौन कौन है। ILO का प्रभाव, ILO के गठन के बाद क्या प्रभाव पड़ा, चलो हम देखें। इसके बाद देखेंगे संवैधानिक कारक कौन कौन से थे, जिसके कारण संवैधानिक कारक का भी प्रभाव पड़ेगा। चौथा देखेंगे इसके बाद
कई सारे आयोग और समितियों का प्रभाव बने थे। आयोग एवं समिति, इनका ही प्रभाव, क्योंकि इस दौर में कई सारी आयोग और समितियां बनाई गई, इन्होंने सिफारिश की, इसका ही प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा है। और एक कारणों की बात करें, आजादी के बाद अगर इधर जाए तो लोकतांत्रिक प्रभाव भी हम कह सकते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो एक लोकतंत्रात्मक राज्य बना, तो उसका प्रभाव। तो ये कुल रूप से भारत के संविधान पर हम लोग देखेंगे तो ये 5 कुछ कारक हैं जिनका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं श्रम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके अंतर्गत औद्योगिकरण के बाद जब ये श्रम आंदोलन कब पड़ा? 1875 के बाद, औद्योगिकरण के बाद। इसमें क्या हुआ, इस समय के बाद जो औद्योगिकरण आया तो उद्योगों का क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था। और उद्योगों के विस्तार होने के कारण उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकताएं, माने श्रमिकों की जो जरूरतें थी, ज्यादा से ज्यादा श्रमिक की आवश्यकता हो रही थी, श्रमिक बढ़ने लगे थे। नियोजक, आर्थिक लाभ को लेकर जो नियोजक थे वो श्रमिकों का शोषण का जरूरतें बढ़ रही थी, और नियोजक क्या कर रहे थे? श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। शोषण काफी हो गया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों ने क्या कर दिया? श्रमिकों ने आंदोलन आरंभ कर दिया, और यही श्रमिकों का आंदोलन ही कहलाया श्रम आंदोलन। तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भी इसलिए कई सारे श्रम कानून बनाए जाने लगे। स्वतंत्रता, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो देखिए भारत के संदर्भ में भी कई ऐसे आंदोलन हुए, जैसे समाजवादी और राष्ट्रवादी नेताओं को भी सहयोग मिला। आप लोग अगर याद कीजिएगा तो बीपी भाटिया, एमएन रॉय, एमएन जोशी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू इत्यादि, इन नेताओं के दबाव में आकर तत्कालीन सरकार द्वारा कई कानून पारित किए गए, जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम एक आया था 1923 में। श्रम संघ अधिनियम आ गया, श्रम संघ अधिनियम आ गया आपका 1926 में। तो 1923 में आपको कर्मकार, नाम से पता चल रहा है जो काम करने वाला उसका क्षतिपूर्ति मिले, तो ये एक अधिनियम आया। तो ये आंदोलन व्यापक रूप से बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता के बाद भी श्रम आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे स्वतंत्रता के बाद हम देखेंगे तो एक कारखाना अधिनियम आया 1948 में, बार बार पढ़ रहे हम लोग। ठीक, फिर कंपनी संशोधन अधिनियम ये आया 2013 में। ये था आपका श्रम आंदोलन का प्रभाव कैसे कैसे हमारे लेबर लॉ पर पड़ा। बस इतना हम लोग को जानना है। दूसरा हम लोग देखेंगे आईएलओ का प्रभाव। 1919 में आईएलओ के गठन के बाद, क्योंकि भारत उसका सदस्य स्थापना देश था, तो अब उसके रिकमेंडेशन को मानना भारत की मजबूरी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन 1919 में हुआ। भारत इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। आईएलओ द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अभिसमय एवं सिफारिश पारित किया जाता है। तो ये क्या करता है? प्रति वर्ष अभिसमय, कन्वेंशन एंड सिफारिश पारित करता है, और जो इसके सदस्य देश हैं उनको इनकी सिफारिशें और अभिसमय को मानना पड़ता है। क्या क्या जैसे भारत के संदर्भ में बात करें क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो जैसे कार्य के घंटे निर्धारित हो गए। आईएलओ ने बताया कार्य घंटे इतने करने चाहिए, कार्य के घंटे निर्धारित। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे, दैनिक 8 घंटे। तो भारत में भी
दैनिक 8 घंटे, ठीक, और साप्ताहिक 48 घंटे। एक दिन में 8 घंटा और एक सप्ताह में 48 घंटा, यानी कि 8 × 6 48 आवर्स, 1 डे रेस्ट, एक दिन आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक। तो ये था कार्य के घंटे अभिसमय संख्या 1 1919, जिसमें दैनिक 8 घंटे तथा साप्ताहिक 48 घंटे कार्य के घंटे को विनियमित किया गया है। इसी के आधार पर कारखाना अधिनियम, इसी के आधार पर भारत में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत दैनिक 9 घंटे तथा साप्ताहिक 48 घंटे कार्य को विनियमित किया गया है। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन अभिसमय संख्या है 100 के आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो उसके आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया, ठीक। आईएलओ का ये प्रभाव, तो एक आध दो प्रभाव सबको हम लोग लिखना है, उतना ज्यादा डिटेल में जाना है, तो ये हो गया। तीसरा प्रभाव की अगर हम बात करें तो है संवैधानिक कारक। तो वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कारक थे उसका प्रभाव पड़ा है? ठीक है, एक बार जरा आप लोग व्हाट्सएप में एक कर दीजिए, सब ठीक ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग, पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए संवैधानिक कारकों का प्रभाव, तो क्या क्या संवैधानिक, तो स्वतंत्रता पूर्व हमारे पास एक संवैधानिक प्रभाव था 1935 का अधिनियम, कल भी बताया था आप लोग को। कौन सा अधिनियम था 1935 में? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, तो इसमें इसमें क्या है, इसमें भारतीय संविधान में श्रम संबंधी कई प्रावधान किए गए, और जैसे विधि के समक्ष समता, भेदभाव पर रोक, अवसर की समानता, और स्वतंत्रता के पश्चात भी, आजादी के बाद भी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत तो मैंने बताया था आप लोग को, केंद्र राज्य, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया गया था, विधायी शक्ति में विभाजन हो चुका था। और आजादी के बाद अगर हम बात करें, ये तो आया ही आया, साथ में हम लोग को कई सारे फंडामेंटल राइट्स मिल गए। तो समानता का अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, भेदभाव पर रोक, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, संघ बनाने की स्वतंत्रता, बेगार पर रोक, बाल श्रम पर रोक, आकस्मिकता की स्थिति में सुरक्षा, प्रसूति संरक्षण, जीवन निर्वाह मजदूरी, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता इत्यादि। इन सभी सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रसूति हित लाभ अधिनियम आया, समान प्रश्रमिक अधिनियम 1976 आया, बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 आया, फिर कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013। तो ये सभी संवैधानिक कारकों के प्रभाव थे। 1935 मैंने आजादी से पहले 1935 का अधिनियम आया था, ठीक, उसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची रूप में क्या हुआ था, विधायी शक्तियों का विभाजन हो गया था। और आजादी के बाद तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, इतने सारे बदलाव आए, पढ़ा था ना, बस उसी को डिटेल में डाल देना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रभाव बोलेंगे तो आयोग कई सारे बने और समिति कई सारी बनाई गई। तो इन आयोगों ने अपना रिपोर्ट बनाया होगा, फिर इसके बाद उसको भेजा होगा सिफारिश के लिए। तो ये भी स्वतंत्रता पूर्व भी कई आयोग और समिति गठित हुई, और स्वतंत्रता के बाद भी कई आयोग और समितियां गठित हुई। इन्होंने अपने अपने रिपोर्ट्स में और इसको सिफारिश किया कि ये चीज लागू कीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात कई आयोग एवं समितियों का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जैसे शाही श्रम आयोग 1929, शाही श्रम आयोग 1929,
बिहार श्रमिक जांच समिति 1938, घोरे समिति 1943, अदरकर समिति 1944, उचित मजदूरी समिति 1948, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2004 इत्यादि। इन आयोग और समितियों के सिफारिश के आधार पर कई सारे श्रम कानून बनाए गए। जैसे आजादी के पूर्व की बात करें तो मजदूरी भुगतान अधिनियम, कल भी पढ़े थे हम लोग, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 हो गया, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ठीक, और बात करें तो असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। तो ये सभी स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पूर्व कई सारे आयोग और समिति गठित हुई। उन आयोगों को, कई सारे आयोगों का नाम मैंने बता दिया, और इनकी सिफारिशों के आधार पर ही कई सारे लेबर लॉस बनाए गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लोकतांत्रिक प्रभाव। तो लोकतांत्रिक प्रभाव में, तो भारत में लोकतांत्रिक प्रभाव की स्थापना प्रथम चुनाव 1951 के बाद हुई। प्रथम राष्ट्रीय चुनाव क्या हुआ था? 1951 में प्रथम चुनाव था, राष्ट्रीय चुनाव। ठीक, तो इसके बाद हमको लोकतांत्रिक सरकार हम लोग को मिली, जिसने लोकतंत्र से क्या है, ऐसी व्यवस्था है जिससे जनता का शासन से है, जिसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। कल्याण में क्या क्या हो जाएगा? आवास की सुविधा उनको मिल जाए, पेयजल की सुविधा उनको मिल जाए, ठीक, बिजली की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य, ठीक, सुरक्षा, सामाजिक न्याय इत्यादि। तो ये लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को या श्रमिकों को क्या आवास उपलब्ध कराए, पेयजल उपलब्ध कराए, बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक न्याय इत्यादि समाज कल्याण संबंधित कार्य करे। और इसी कार्य उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर भारतीय लोकतांत्रिक सरकार द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कई सारे प्रयास किए गए। जैसे पंचवर्षीय योजना चलाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं में क्या था? स्पष्ट कर दिया था कि श्रमिकों का क्या है, रोल क्या रहेगा, है ना। 20 सूत्री कार्यक्रम, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, महिलाओं एवं श्रमिकों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे उपादान संदाय अधिनियम 1972, मनरेगा 2005, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते 2014 लेटेस्ट वाला में अंतर्गत इंस्पेक्टर राज्य को समाप्त करना इत्यादि। और उपरोक्त विश्लेषण से हम लोग ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय श्रम विधान पर कई कारकों का प्रभाव रहा है। फलस्वरूप श्रमिकों के हितों, उनके अधिकारों की रक्षा, सुदृढ़ीकरण, उनके दशाओं में सुधार इत्यादि के लिए कई सारे श्रम कानून बनाए गए हैं, और आने वाले वर्षों में भी यह प्रभाव बढ़ता रहेगा। और आने वाले समय में जैसे बदलाव आता जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, तो उम्मीद करेंगे इससे कि श्रम कानून में और कुछ बेहतर सुधार करते जाएगी। तो ये था हमारा लोकतांत्रिक प्रभाव, और उसके बाद जितने ही प्रभाव पड़ने थे भारतीय श्रम कानून पर, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये वाला भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, श्रम विधान के सिद्धांत। आप लोग थके तो नहीं हैं? थके हैं तो थोड़ा पानी में पी लीजिए, थके हैं तो बोल दीजिए। अटेंडेंस तो ठीक ठाक है, कंटिन्यू किया जाए। हैंड्स अप कर दिए, थम्स अप या हैंड, मैं ही मेरा हाथ नीचे कर देता हूँ, बाकी लोग भी हाथ बढ़ा दीजिए, बाकी लाइब्रेरी वाले लोग जी आप भी हाथ कम से कम कर दीजिए, रेस कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए, चलेगा। जैक आप भी, वर्षा, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते हैं।
छोटे छोटे सवाल आएंगे। और जो मैंने बताया श्रम विधान पर पड़ने वाले कारक, तो आपको कारक पॉइंट, इससे कौन कौन कारक है, लोकतांत्रिक कारक है, लोकतांत्रिक प्रभाव है, आयोग समिति प्रभाव, संवैधानिक कारक है, आईएलओ है, और एक है आपका श्रम आंदोलन। बस इसमें आपको बस ये पॉइंट रखना और डिटेल में 2-2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको याद रखने, काम हो जाएगा। श्रम विधान के सिद्धांत वो निर्भर करेगा, टिप्पणी में आएगा तो आपको छोटा लिखना होगा, 20 नंबर के मार्क्स में आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। अब हम लोग देखते हैं श्रम विधान के सिद्धांत, तो क्या क्या इसके सिद्धांत। तो इसमें एक हम लोग क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करते हैं, सिद्धांत को ही पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, श्रम विधान के सिद्धांतों का मूल्यांकन करें। यहाँ इस शब्द पर जोर दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर बोलेगा श्रम विधान के सिद्धांतों पर चर्चा करें, वो एक अलग आंसर लिखाएगा। मूल्यांकन शब्द आएगा, हम लोग को उसको कंक्लूड करना होता है पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, और समाधान के तौर पर आने वाले समय में इसमें सुधार होगा तो और बेहतर होने का संभावना है। तो हम लोग देखेंगे श्रम विधान के सिद्धांत क्या क्या है। तो आरंभिक दौर पर अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं थे। आरंभिक दौर पर एक आपके उनका नाम था आर.के. दास नाम के एक लेखक है, अर्थशास्त्री हैं ये। इन्होंने कुछ सिद्धांत प्रस्तावित किए थे श्रम विधान को लेकर। आर.के. दास नामक एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने श्रम विधान का अपनी बुक, इसने एक बुक लिखा था द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, इसको याद रखिएगा। इन्होंने अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन में कुछ सिद्धांतों का बात किया। तो उन्होंने कुल 4 सिद्धांत बताए थे श्रम विधान के। तो 4 सिद्धांत कौन कौन थे, उन समय की बात है, पुरानी बात है ये, 1931-34 के आसपास की यह बात है। तो उन्होंने 4 सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत, इन 4 में पहला सिद्धांत है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, सोशल जस्टिस। दूसरा इसने बताया था समाज कल्याण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत इन्होंने बताया राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत। अब अर्थशास्त्री थे तो कहीं ना कहीं अर्थनीति का भी बात करेंगे। और चौथा इन्होंने बताया अंतरराष्ट्रीय एकात्मता, यानी इंटरनेशनल यूनिटी की बात करते। ये उन्होंने इन 4 सिद्धांतों का जिक्र अपने इस पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन में किया। ठीक है, ये जो चारों मैंने जो बताया सिद्धांत, ये बहुत ही मैंने पुरानी है। आज के समय के ये आज के समय में काफी बदलाव आ गया। 1937 के बाद वैश्विक स्तर पर कई सारी, हाँ ये 1934 में इन्होंने दिया था, तो ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। लेकिन 1937 के बाद हम लोग को विश्व में कई सारे आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक जो फिर भूमि
भूमिका है, पक्षकारों की भूमिका, इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो श्रम विधान के सिद्धांत में भी कई सारे परिवर्तन हुए। अब वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें श्रम विधान के सिद्धांत का, तो वर्तमान समय में यानी कि 1937 के बाद वर्तमान समय में श्रम विधान के 8 सिद्धांत, वो 8 क्या क्या है, पहले आठों का नाम हम लोग समझ लेते हैं। डिटेल तो हम लोग नाम से ही पता चल जाएगा वो क्या कहना चाहता है, और प्रत्येक सिद्धांत के पीछे फिर इसके बाद कौन कौन से एक्ट आए। तो सबसे पहले देखिए, एक है संरक्षा का सिद्धांत। नाम से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये किसकी बात कर रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग इस सब चीज को देख लिए थे, संरक्षा टर्म हम लोग आ चुका था। ठीक। दूसरा सिद्धांत का नाम है आपका सामाजिक सुरक्षा। हालांकि सामाजिक सुरक्षा का बात, अच्छा सुरक्षा की बात नहीं किया था, हमने सामाजिक न्याय का बात किया था। सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय। ठीक है, जो पहले आर के दास साहब दे चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया। चौथा है निवारण का सिद्धांत, ये उन्होंने नहीं दिया था। पांचवा है कल्याण का सिद्धांत। छठा है विनियमन का सिद्धांत, यानी रेगुलेशन। सातवां है राष्ट्रीय अर्थनीति, हाँ ये तो था। सिद्धांत। और आठवां हो आ जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत। क्लास थोड़ा बड़ा हो गया है, आप लोगों को बोर नहीं लग रहा होगा। हाँ, हालांकि 1 ही घंटा हुआ, 10 मिनट में लेट आया था आज, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वर्तमान समय के श्रम विधान के कुछ सिद्धांत। जैसे आप लोग को यहाँ नाम से ही पता चल रहा है संरक्षा का सिद्धांत, यानी कि संरक्षा प्रदान करना है श्रमिकों को। और इसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या कानून बनाए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, और इसके लिए 2-4 आपको नाम हमें याद रखना है कौन कौन से कानून बनाए गए। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए, किसी भी समस्या हो उसका निवारण के लिए क्या क्या बनाया, कल्याण के लिए क्या क्या कानून बनाए, इस सिद्धांत के आधार पर कल्याण के लिए कौन कौन से कानून भारत सरकार ने बनाए, विनियमन के लिए क्या क्या है, राष्ट्रीय अर्थनीति का अर्थ क्या है, और अंतरराष्ट्रीय अर्थनीति करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग बस यहाँ इस पर स्क्रीन पे देखिए, मैं जरा संरक्षा से शुरू करता हूँ। तो संरक्षा का जो सिद्धांत है, इसका मूल उद्देश्य है श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना। वैसे श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना है जिन्हें संरक्षा की आवश्यकता है और जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्य के घंटे निर्धारित करना, मजदूरी, बोनस, महंगाई भत्ते में वृद्धि करना, छुट्टियां इत्यादि स्वयं श्रमिक निर्धारित नहीं कर सकते। इसका निर्धारण नियोजक करता है। ठीक है, और जो श्रमिकों की अनदेखी करता है, तो श्रमिक के छुट्टी कौन देगा, नियोजक देगा। वो कभी चाहेगा कि उसको वो सब मिले, नहीं चाहेगा। तो इसीलिए इस सिद्धांत के आधार पर वैश्विक स्तर पर श्रमिकों को संरक्षण देने से संबंधित श्रम कानून पारित किए गए। तो भारत सरकार द्वारा भी संरक्षा को लेकर के कई श्रम कानून पारित किए गए, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 इत्यादि। तो देखिए वही सारी चीज रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य यही है श्रमिकों को संरक्षा प्राप्त करना।
कई सारे श्रमिकों को इससे संरक्षण प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत से कारखानों में आज भी मजदूरी एवं कार्य की दशाओं संबंधी समस्याएं बनी हुई है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक, तो ये संरक्षा का सिद्धांत हो गया हमारा। सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीजें आती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य रहता है, आकस्मिकता की स्थिति में यानी इमरजेंसी की स्थिति में आय को सुरक्षा प्रदान करना। आय सुरक्षा यानी किसी के साथ अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कोई व्यक्ति, विकलांग हो जाता है, प्रसूति यानी प्रेग्नेंट है, बेरोजगार है, वृद्ध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, उस समय उसकी आय में सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मजदूरी क्या हो सकता है, जो मजदूर है क्या अपनी मजदूरी अर्न नहीं कर सकता है, आमदनी उसको कम हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। तो यह सिद्धांत क्या करता है, लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर विश्व के अनेक देशों के साथ साथ भारत सरकार ने भी कई सारे कानून बनाए हैं। जैसे आप लोग ध्यान से नाम सुनिए, कौन कौन? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, नाम से ही पता चल रहा है, कर्मकार यानी काम करने वाला, क्षतिपूर्ति यानी कि उसको कंपनसेशन जो है, और अधिनियम 1923। इसके अलावे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपादान संदाय, इसी को ग्रेच्युटी बोलते हैं हम लोग, उपादान संदाय अधिनियम 1972, वृद्धावस्था भरण पोषण अधिनियम 2008, इन सब के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा हेतु पारित किए गए हैं। और वर्तमान समय में कई सारे पेंशन स्कीम को भी अब सामाजिक सुरक्षा में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक, अब इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून पारित किए गए उससे इतना तो श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर बना है। ठीक, लेकिन कई ऐसे श्रमिक हैं जिनको इनका लाभ नहीं मिला है। यूनिसेफ का एक रिपोर्ट कहता है कि 2014 में एक रिपोर्ट आया था कि भारत में मात्र 15% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। हालांकि ये 2014 का रिपोर्ट है तो काफी पुराना रिपोर्ट है, अब ये काफी बदलाव आ गया, 2024 में आ चुके हैं। हाँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ 100% लोगों को मिला है, लेकिन अधिकतर लोगों को मैं अब देखते हुए अपने आस पड़ोस के आधार पर, हालांकि मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लोगों को अब लाभ मिलने लगा है। सरकार ऐसे ऐसे कार्यक्रमों चलाने लगी है जिसके माध्यम से वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती है। झारखंड संदर्भ में अगर हम बात करें, आप लोग याद कीजिएगा, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाई सरकार। मैं अपने काम के दरमियान में एक बार इस कार्यक्रम का हिस्सा था, इसलिए मैं देख पा रहा था कि सरकार घर घर तक पंचायत स्तर पर अपने स्टॉल को जाकर लगाती थी, वहां जाकर एकदम टू द पॉइंट समाधान, राशन कार्ड से संबंधित, वृद्धा पेंशन संबंधित, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा उससे संबंधित, और जितनी भी जो भी चीजें समस्या जितने विभाग सरकार के अंतर्गत काम आते हैं सारे का वहीं पर सारा आवेदन वहां ले जाता, जिसका ऑन द स्पॉट समाधान हो सकता था वो किया जाता था, और बाकियों का सारे का एक एप्लीकेशन वहां सबमिट करके बाकी प्रोसेस करने के लिए बाकी ले जाया जाता था, बाकी अपने कार्यालय ब्लॉक कार्यालय पहुंच जाता था। तो ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है, इसके तहत सामाजिक सुरक्षा लोगों को प्रदान करती है। इसको आप लोग न्यूली में ऐड कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर आप ध्यान भी दीजिएगा, अगर आपने हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा या फिर अभी हूल दिवस के समय भी अगर आपने हेमंत सोरेन जो आए थे उन्होंने भाषण दिया था, तो उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया था, उन्होंने सरकार को गांव तक पहुंचाने का काम किया है और ठीक भी किया है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, तो यह सिद्धांत समाज में क्या करेगा, समानता एकरूपता बनाने का प्रयास करता है। आज भी सब हमारे समाज में ऐसे लोग अथवा श्रमिक हैं जिनसे साथ काफी भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव, दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का शोषण करना इत्यादि। भेदभाव के कारण सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः सामाजिक न्याय दिलाने के लिए वैश्विक स्तर पर कई कानून बनाए गए हैं और भारत सरकार ने भी इस पर कई सारे कानून बनाए, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूर निवारण अधिनियम 1976 इत्यादि कानून। इस सिद्धांत के आधार पर वैश्विक स्तर पर तथा भारत में सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से देशों में महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव, कमजोर व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा है। अतः इस सिद्धांत के मूल भावनाओं को देखते हुए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें निवारण, यानी निवारण क्या, कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो निवारण होगा। तो यह समाज में फैली कुरीतियों पर रोक को लेकर बात करता है। ठीक, जैसे क्या क्या कुरीति है समाज में, कई सारी हमारी कुरीतियां, भिक्षावृत्ति,
किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है भिक्षावृत्ति। सोचिए आपका समाज अगर ऐसा है कि जहां लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज को तो हम उसको नहीं कर सकते। भिक्षावृत्ति हो गया, फिर इसके बाद और क्या हो गया, दहेज प्रथा, जो आज भी चल रहा है। हालांकि क्या कीजिएगा, चल रहा है, ठीक है। बहुत लोग हमसे मद्यपान, वेश्यावृत्ति, कुछ हमारी समस्याएं हैं, तो इनका निवारण, ठीक। और इन्हीं कुरीतियों के कारण क्या हो जाता, सामाजिक मूल्य जो है, सोशल वैल्यूज जो है, उनमें डाउनफॉल आया, गिरावट आई। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन कुरीतियों को रोकने के लिए विश्व के अनेक देशों में प्रयास किया गया है, भारत सरकार ने भी प्रयास किया है। तो क्या क्या भारत सरकार के, विश्व का तो हम बात नहीं करेंगे, भारत सरकार के प्रयासों की बात करते हैं। तो एक अधिनियम के माध्यम से तो आया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पर अभी उसमें कई सारे काम बाकी है। चलिए ठीक है, कानूनी रूप से क्या क्या है उन पर बात कर लेते हैं। तो अलग अलग राज्यों द्वारा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1952, अनैतिक व्यापार निवारण 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इत्यादि पारित किया जा चुका है। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को रोकने का प्रयास तो हुआ है, फिर भी बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां अभी भी हावी है। अतः समाज एवं सरकार द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को? हम लोग आ जाते हैं कल्याण का सिद्धांत। तो कल्याण का सिद्धांत क्या कहता है, पहले इस सिद्धांत को हम लोग कह देते हैं। तो इसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है, सीधा सीधी बात। कैसे कल्याण होगा, तो लोगों को कल्याणकारी सुविधाएं जैसे आवास, बिजली, पेयजल, मनोरंजन, शिक्षण प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करना, ताकि लोगों के जीवन स्तर को हम लोग एक बेहतर बना सकें। और उपरोक्त सिद्धांत जो हम लोग पढ़े अब तक, वह समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। तो और भारत ने समाज कल्याण के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए हैं, जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो समाज कार्य के अंतर्गत सबसे शुरुआत में हम लोग, जैसे हम लोगों ने, अच्छा लेटेस्ट में हम लोग देखें, अगर आवास का बात करें तो क्या प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, नहीं चल रहा भारत में? झारखंड की बात करें, अबुआ आवास, बिरसा आवास, ऐसे कई सारी योजनाएं चल रही हैं, ये भी इसके अंतर्गत हो गया। फिर अभरक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, ठीक, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठीक, के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण की व्यवस्था संबंधित कानून पारित किए गए। और हालांकि हम लोग कितना भी कुछ कर ले, वही बात फिर आएंगे, प्रत्येक सिद्धांत जितने के आधार पर जितने भी कानून बनाए गए हैं, लोगों के जीवन स्तर सुधार तो आया है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं, कारखाने ऐसे हैं जहाँ काम करने लोगों को नियोजक वे सारी कल्याणकारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराते। तो सरकार को चाहिए कि अब इस पर कार्य करने के, इस पर जरा ध्यान दें। ठीक, हम लोग आ जाते हैं विनियमन का सिद्धांत। विनियमन का सिद्धांत कहाँ लागू होता है, जरा बात करते हैं। ये लागू औद्योगिक संबंध से रिलेटेड। तो इसका उद्देश्य है अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित करना, क्योंकि उद्योग में दो पक्ष होता है। ध्यान दीजिए, उसको जरा मैं लिखता हूँ। उद्योग, जब भी कोई उद्योग हो, उसके दो पक्ष होगा, एक नियोजक होगा और एक होगा कौन, श्रमिक। अगर इन दोनों में हमेशा झगड़ा चलता रहेगा तो क्या आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास संभव है? नहीं संभव। तो इन दोनों की क्या हो जाए, नियोजन की शर्तें, नियोजन शर्तें ये स्पष्ट हो, श्रम की दशा स्पष्ट हो जाए, ताकि बाद में कभी दिक्कत ना हो। तो ये कहता है दोनों के बीच नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं को लेकर आपस में मतभेद होते रहता है, जिस कारण औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाती है। दोनों पक्षकारों द्वारा औद्योगिक कार्रवाइयां की जाती हैं, परिणाम स्वरूप औद्योगिक शांति भंग हो जाती है, उत्पादन ठप हो जाता है, औद्योगिक विकास रुक जाता है। अतः यह सिद्धांत दोनों पक्षकारों के बीच संबंध को रेगुलेट करने का काम करता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर भारत सरकार द्वारा कई सारे अधिनियम पारित किए गए, जैसे औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रम संघ अधिनियम 1926 इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय अर्थनीति का, ये क्या है, पहले
ये सिद्धांत है क्या, पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास करना है, ये आर्थिक विकास पर जोर देता है। ये जो राष्ट्रीय अर्थ नीति साफ-साफ बात बोल रहा है कि कोई भी देश का अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, जब वहाँ का राष्ट्रीय अर्थनीति और सिद्धांत के चीजों पर सारी चीजें फॉलो होंगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। यह तभी संभव है जब श्रम शक्ति को मजबूत किया जाए, श्रमिकों की स्थिति सुदृढ़ तथा सुरक्षित करने का प्रयास हो। इस सिद्धांत के तहत आर्थिक विकास के लिए उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना होगा, औद्योगिक विकास पर जोर देना होगा, इत्यादि शामिल। कोई देश इसलिए विकसित है क्योंकि वहाँ की श्रम नीति अर्थनीति पर जुड़ा हुआ है। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि की श्रम शक्ति काफी